देखिएगा चैप्टर नंबर 5 के बाद हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 BPCG 172, ठीक है, जेंडर ईवा पहचान का जो बुक है उसमें 5 चैप्टर तो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। इस सेकंड वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्या है, युवा जेंडर, युवा पहचान और लैंगिकता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिंग के हम बारे में बात करेंगे। लिंग पहचान क्या है, देखो लिंग पहचान का अगर मैं मूलतः बात करूं, लिंग का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल, यानी हम यहाँ पर लड़के के लिंग की और एक लड़की के लिंग की हम बात, यानी लिंग मूलतः क्या है। दूसरा, जो लिंग होता है वह पहचान का भी कारण बनता है। जैसे एक मैं बात करूं, समाज जैसे लड़का है भाई मेरे और जैसे लड़की है, लिंग के आधार पर क्या करता है, उनका सामाजिकरण होता है। जैसे लड़कों का भाई अलग प्रकार का समाज है, अलग प्रकार की सोच है, अलग प्रकार की मेंटेलिटी है। परिवार में अगर आप देखेंगे तो उनकी भूमिकाएं भी बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के मैं थ्रू बात करूं, अगर लड़का है तो भाई वो बाहर कमाएगा, धमाएगा, जाकर के काम करेगा, इस प्रकार के वो काम को करते हैं, ठीक है। उस जैसे लड़की है तो घर में रहेगी, खाना बनाएगी, पकाएगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, घर वालों की देखभाल करती है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यानी अगर आप देखेंगे लिंग के आधार पर हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी बनता है। जैसे एक लड़का है उसका समाज में जो स्टेटस है वो बिल्कुल अलग प्रकार का होगा, और एक लड़की है तो उसका समाज का जो स्टेटस होगा वो बिल्कुल अलग प्रकार का होगा, ठीक है। उसी प्रकार से भूमिका का मतलब समझते हो, भूमिका का मतलब होता है कि एक लड़का है वह उसकी काम अलग है, लड़की का काम बिल्कुल अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं देख करके अगर बताऊं, जैसे एक लड़का है, ठीक है, वो जाएगा भाई बाहर वर्क करेगा, लड़की है अंदर घर में वर्क करती है, या बच्चों का पालन पोषण करती है, या घर लोगों की देखभाल करती है। और जो पुरुष होता है, जो लड़का है, आप कह सकती हैं घर की पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं मूलतः जिसे हम बोलते हैं आर्थिक जिम्मेदारियों का जिन्हों निर्वाह करता है वह लड़का ही करता है, क्योंकि कमाने धमाने का जो काम करेगा वही काम करेगा। मूलतः हम लिंग समाजीकरण का मतलब, यानी जो लिंग है लड़का और लड़की है, समाज में उनमें विभेद भी हमें देखने मिलता है। आप सबने देखा होगा ना भाई, जैसे किसी का लड़का है कहीं बाहर जाता है, कहीं काम करता है, तो समाज किसी प्रकार का भी आक्षेप नहीं लगाता, क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर किसी की लड़की कहीं जाकर के काम कर रही, कमा रही, कुछ भी करे, तो समाज दुनिया भर की बातें सोचेगा, वहां गई है, कोई किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, कोई छेड़छाड़ न दे। परिवार वाले भी बेचारे डरे रहते हैं ना। जैसे मान लो किसी के परिवार वालों ने अपनी बच्ची को कहीं पर भेज रखा है, तो उनको बेचारों को हमेशा डर ही लगा रहता है, कहीं मेरी लड़की को कोई छेड़छाड़ न दे, या मेरी लड़की ही किसी लड़के के साथ ना भाग जाए, या उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस प्रकार से हम बाकायदा सोचते रहते हैं। मूलतः अगर मान लो यही लड़का है, अगर कहीं लड़का जाता है तो समाज वहां पर किसी प्रकार से नहीं सोचता, घर वाले भी उतना टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी जो लिंग होता है वह हमारा सामाजिक आधार भी बनता है। समाज में जो हमारी पहचान होती है हमारे लिंग के आधार पर होती है। भैया हमारे समाज में किसी की पहचान भैया एक लड़के के रूप में है, पुरुष के रूप में है, पिता के रूप में है, ठीक है, पति के रूप में है, भाई के रूप में है, यानी हमारी पहचान को बनाता है समाज में। उसी प्रकार से अगर एक लड़की है तो उसकी पहचान समाज में अगर आप देखेंगे तो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, दीदी के रूप में है, ठीक है। ये क्या है, इस प्रकार से हमारी समाजीकरण होता। भूमिकाएं भी हमें लिंग के आधार पर हमारी क्या होती हैं, बदलती रहती हैं भूमिका। जैसे भाई लड़की की भूमिका अलग है, लड़के की भूमिका अलग है, ठीक है। उसी प्रकार से बदलती लिंग भूमिकाएं, यानी आज के समय में जो लिंगों की जो भूमिकाएं हैं वह लगातार बदल भी रही हैं। लिंग रूढ़िवादिता, सामाजिक लिंग रूढ़िवादिता का मतलब समझते हो क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लिंग रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता का मतलब यानी समाज जो है लिंग के आधार पर जो भेदभाव करता है। लिंग रूढ़िवादिता अगर एग्जाम में आता है, और सामाजिक परिवर्तन का मतलब ये रहे हैं, लिंग रूढ़िवादिता बता रहा भैया कि समाज जो है एक लिंग के आधार पर जो भेदभाव करता है। एग्जाम्पल फिर बताऊं, जैसे मानो भाई लड़का है तो बाहर जाकर के, जैसे लड़के हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए परिवार भेज देता है, जाओ भैया तुम दिल्ली चले जाओ, वहां पर जाकर के तैयारी करो, मुखर्जी नगर में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम कोटा चले जाओ, वहां पर जाकर के इंजीनियर की तैयारी कर लो, तुम कुछ भी करो। उसी जगह पर अगर लड़की होगी, गर्ल होगी, तो उसको बोलेंगे कि बेटी एक काम करो, तो इसी अपने किसी प्राइवेट कॉलेज से, किसी गाँव की कॉलेज से ही पढ़ ले,
ठीक है, वहां पर हमारा जो रूढ़िवादिता यानी हमारी जो भैया पुरानी मानसिकता होती है, जो पुरानी सोच के लोग हैं, लड़की है तो बाहर नहीं जाएगी, लड़की है तो घर में रहेगी, खाना बनाएगी, खाना पकाएगी, लड़का है तो बाहर कहीं पर भी जाकर के पढ़ेगा लिखेगा। अरे भाई, लोगों ने अपने घर की इज्जत को लड़कियों के नाम से जोड़ दिया। लड़के को तो कभी बताते नहीं बेटा किसी बहन बेटी को जाकर के छेड़ना मत, इस प्रकार के काम मत करना, लेकिन लड़कियों को हमेशा बेचारे सिखाते रहते हैं, बेटी ऐसा करना, बेटी वैसा करना, बेटी यहाँ मत जाना, बेटी वहां मत जाना, कहीं हमारी तुम नाक मत कटवा देना। तो इन्हें लिंग रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर जब हम किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं, ठीक है, यानी क्या करते हैं, लड़के और लड़की में जब हम भेदभाव को, यानी उनमें दो तरीके, जैसे अगर मान लो कि जैसे किसी को गिफ्ट देना है, जैसे लड़के को गिफ्ट देना है तो अलग प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है, लड़की को गिफ्ट देना है तो अलग प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है, लिंग रूढ़िवादिता। ठीक है, उसी प्रकार से लिंग रूढ़िवादिता की हम जो सामाजिक परिवर्तन, समाज भी उसी प्रकार से एक लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जैसे लिंग रूढ़िवादिता की बात करूं, लड़की है तो लड़की के लिए अलग प्रकार से खिलौने आते हैं, लड़के के लिए अलग प्रकार से, अगर लड़का है तो उसके लिए फुटबॉल आएगा, कार आएगी, या उसके लिए एरोप्लेन जैसे खिलौने लाए जाते हैं। लड़की है तो अगर उसके लिए देखा होगा गुड़िया एक प्रकार का खिलौना लाए। इस प्रकार से हमें खिलौनों में भी भेदभाव दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो गिफ्ट होते हैं, अगर लड़के को गिफ्ट मिलता है तो अलग प्रकार का गिफ्ट मिलता है, लड़की को गिफ्ट मिलता है तो अलग प्रकार के गिफ्ट मिलता है। या समाज में एक प्रकार की क्या है, रूढ़िवादिता है कि वह सिर्फ लिंग के आधार पर समाज में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर भैया लड़की अगर अकेली रहती है तो समाज के लोग दुनिया भर की बातें करेंगे, अकेली क्यों रहती है, अकेली कैसी आ गई। एक महिला अकेली रहती है तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, लेकिन एक लड़का अगर कहीं जाकर के रहता है तो वहां पर लोग सवाल नहीं उठाते हैं। आप इस बात को जान दे। आज तुम सबने, अगर लड़के की शादी नहीं होती तो लोग बहुत सवाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी लड़की की शादी कुछ समय तक नहीं होती है तो लोग सवाल करने लग जाते हैं, अरे उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, पता नहीं कब शादी करेगी, जवान हो गई है, पता नहीं कब करेंगे, हो ही नहीं रही है, पता नहीं। यानी समाज जो है सिर्फ लिंग के आधार पर जो भेदभाव करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लिंग रूढ़िवादिता और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है लैंगिकता। यहां पर लैंगिकता और छवि की जो हम बात करेंगे, आत्म शरीर जागृति। देखो भाई, लैंगिकता का मतलब, और किशोरों में शरीर और छवि। ठीक है, देखिए लैंगिकता का मतलब होता है कि जो हम प्लेजर को फील करते हैं। ठीक है, लैंगिकता यानी महिला और पुरुष में जो एक प्लेजर है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे भाई कोई लड़का है, जैसे लड़के की उम्र बढ़ती है तो आप सबने देखा होगा कि लड़की की जो आवाज है वो बदल जाती है, बल्कि उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें भी आप देखेंगे तो किशोरावस्था से जैसे लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। शरीर का जो छवि होती है लड़के का, जो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सीना है जिसको हम छाती बोलते हैं, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में चेंज आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो शरीर के प्रति देखो, अगर जो 2 साल की बच्ची है, 2 साल का बच्चा है, तो उनको शरीर को लेकर में उनके किसी प्रकार की जागृति नहीं होती, लेकिन लड़का जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वह अपने शरीर को धीरे धीरे जानने लगता, भैया मैं एक लड़का हूं, मुझे कैसे व्यवहार करना है, मेरी बॉडी कैसे है। अगर उसी प्रकार से लड़की होती, जैसे जैसे वो बढ़ती है उसी प्रकार से उसको भी अपने शरीर के बारे में सारी जानकारियां होती रहती हैं, शरीर के प्रति उसमें एक प्रकार की क्या आ जाती है, जागृति आ जाती है। क्योंकि शरीर उम्र के जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है शरीर में परिवर्तन भी आते रहते हैं। लड़के के शरीर में परिवर्तन आते हैं, लड़की के शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। लड़के का अगर आप देखेंगे तो दाढ़ी मूछे आ जाना, आवाज का मोटी हो जाना, जैसे नीचे गले का जिसे हम कंठ बोलते हैं ये भी नीचे निकल आता है, दाढ़ी मूछ तो आ जाती है, आपको मैंने बता ही दिया है, आवाज में परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आप लड़की की बात करेंगे तो उनमें भी जो शरीर का हाव भाव होता है, शरीर की छवियां बदल जाती ना, बॉडी बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, या अगर आप देखेंगे जांघें चौड़ी हो जाना या छाती में सारी चीजें बदलाव आता है। नहीं, लड़का और लड़की की अगर आप बात करेंगे उनमें एक प्रकार से क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, हम यहां पर लैंगिकता और शरीर के प्रति जागृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य लैंगिकता का मतलब आप समझते हैं, यानी हम जो लोग
हमारे जो फिजिकल रिलेशनशिप है, प्राइवेट पार्ट है, उनके प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा, मोस्टली आप देखते होगे ना, आप कहीं पर निकलते हो लिखता नहीं भाई गुप्त रोगी हमारे यहाँ पर आकर, यानी हम जो लोग हैं, हमारा जो मान लीजिए हमारे जो प्राइवेट पार्ट हैं उनके प्रति वो भी हमारे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बेहतर रहें भैया, तभी तो इंसान सही रहेगा। तो इनके प्रति भी समाज में जागृति बढ़ना बहुत जरूरी है। आप सबने देखा होगा ना, कई बार जो महिलाएं किसी डॉक्टर के पास जाती हैं तो अपनी समस्याओं को नहीं बता पाती। जैसे भाई मान लो किसी लेडीज है, उसकी प्रॉब्लम है वो नहीं कह पा रही है, या आप सबने देखा होगा ना कि हमें जो हमारी लैंगिकता है, यानी जो हमारा प्राइवेट पार्ट है या कह सकते हैं जो हम प्लेजर को फील करते हैं, उन चीजों के प्रति स्वास्थ्य जागृति भी हम लोगों में होनी बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर मोस्टली उसकी बात करें। और शरीर में बदलाव आता है, जैसे भाई अगर मान लीजिए जैसे 5-6 साल का बच्चा होता है तो उसमें जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है वैसे वैसा उसका प्राइवेट पार्ट की बात करें या उसकी दाढ़ी मूंछ की बात करें तो पूरा परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से जो लड़की आती है उसमें पीरियड स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, या शरीर में तमाम तरह के बदलाव आते हैं। ये हम कह सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन आता है। और कोई लड़का हो कोई लड़की हो, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसके शरीर में परिवर्तन आता है, वह अपने बॉडी को, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा जानने लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा पहचानने कि भाई मैं एक लड़का हूं या मैं एक लड़की हूं। अपने शरीर के प्रति उनमें जागृति, यानी एक प्रकार से उनमें जागरूकता हम देखने को पाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में मूलतः यही बातें पूछी गई हैं, जैसे लिंग, जेंडर, पहचान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और 6.4 लैंगिकता, आत्म तथा शरीर जागरूकता दोनों इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्सुअलिटी, हेल्थ सेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि हमारे जो सेक्सुअल पार्ट हैं उनके प्रति स्वास्थ्य जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आप सबने देखा नहीं है, बस अड्डे के पीछे आकर के मिले जो गुप्त रोगी हैं, ये भैया इन्हीं लोगों की हम बात कर रहे हैं। यानी हमारी जो सेक्सुअलिटी है, जो मान लीजिए हमारी सेक्स लाइफ है, या हम जो जिस प्लेजर को फील करते हैं, या हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट हैं, इनके प्रति भी हमें स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। मूलतः हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 6 में यही पूछा जाएगा। और इसी प्रकार से आपको हेडिंग बना करके, पॉइंट्स बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, हेलो, नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, युवा पहचान और वैश्वीकरण। यानी जो युवा हैं, जब से भैया वैश्वीकरण हुआ है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उससे युवाओं को क्या फायदा मिला है। पहली हम बात करेंगे युवा पहचान। देखो, विकासात्मक अवधि के रूप में भैया जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी है, जैसे आप लोग देखते होंगे ना भैया, बहुत सारे इंडिया के लोग जाकर के दूसरे देश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं। तुम सबने देखा होगा ना, इंडिया में जो लोग पढ़ाई करते हैं कहीं दूसरे देश में जाकर के डॉक्टरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज तुम सबने देखा होगा ना, हमारे देश के जिन लोगों ने बड़े बड़े IT संस्थानों में पढ़ाई कर रखी है, आज जाकर के गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, तमाम तरह की जो सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट है, उनमें जाकर के CEO और कई सारे पदों पर वो लोग बैठे हुए हैं। जैसे आप सबने देखा, जैसे अगर आप बात करेंगे जैसे गूगल की जो CEO हैं सुंदर पिचाई की बात करें, यानी अगर आप देखेंगे तो युवाओं को जो ज्यादा से ज्यादा मौके मिल रहे हैं, नौजवानों को भैया जो ज्यादा से ज्यादा मौके में, जब से वैश्वीकरण हुआ यानी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तब से उनको अवसर ज्यादा मिल रहे हैं कि अपने देश में तो काम कर ही रहे हैं, बल्कि विदेश में भी जाकर के अपने प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। यानी वहां पर भी जाकर के अच्छे, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, चाहे अगर आज इंजीनियरिंग सेक्टर में देखेंगे तो IT सेक्टर की बात करें, आप देखो कितने सारे IITian हमारे देश से निकल करके दूसरे देश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं भैया, वहां का निकल करके यहाँ रहा। यानी युवाओं को जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है वह वैश्वीकरण का भी प्रभाव पड़ा उनकी। अगर आप सबने देखा ना, आज हमारे यहाँ का जो लड़का है वो जाकर के अमेरिका में, USA में, UK में, तमाम देशों में जाकर के वहां पर क्या कर रहा है, MBA कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वहां जाकर के नौकरी कर रहा है, वहीं पर जाकर भाई मेरे सेटल हो जा रहा है। यानी क्या है, वैश्वीकरण से युवाओं को एक प्रकार से कह सकते हो कि अपनी पहचान को बनाने में, पहचान को बिखेरने में एक प्रकार से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मदद मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा अगर हम बात करें,
तो इंपॉर्टेंट है इसमें 7.4 युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। युवाओं पर वैश्वीकरण का पहला प्रभाव ये पड़ा है कि आज जो युवा है वो बाहर भी जाकर के पढ़ सकता है, लिख सकता है, नौकरी कर सकता है, कमा धमा। तुम सबने देखा होगा नहीं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वह दुबई जा रहे हैं, वहां पर जाकर के डॉलर कमा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो IITian हैं, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग हैं, वो भी जाकर के अमेरिका और USA में जाकर के या UK में जाकर के वहां पर भी देखोगे तो काम कर रहे हैं। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यहां पर भी नौकरी करते हैं ना। मूलतः दुबई भैया कौन जाता है? जैसे हमारे देश में कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या उसको कोई वर्क आता है, हाथ का काम आता है, ये सारे लोग दुबई जाकर के वहां पर डॉलर कमा रहे हैं। यानी युवाओं को वैश्वीकरण होने से शिक्षा में, रोजगार में, इन सभी चीजों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहा है। ठीक है, युवाओं पर कह सकते जो टेक्नोलॉजी है इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। यानी आज जो युवा वर्ग है वह टेक्नोलॉजी का यूज करके लिखने में, पढ़ने में, इन सभी में ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा, उसको एक प्रकार से मदद मिली है। यानी युवाओं पर अगर आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है उसका भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। आप लोग देखते होंगे आज हम बड़ी जल्दी से लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी आज जो युवा है उनमें देखोगे जैसे सोशल मीडिया का क्रेज जो है बहुत ज्यादा हमें दिखाई देता है। मोस्टली भैया सबने फेसबुक पर या गूगल या मान लीजिए कि यूट्यूब चला रहे हैं सभी। यानी जैसे उनको हर एक प्रकार की जानकारी है। जैसे मान लो कोई युवा है अगर गांव में बैठा रहता है तो उसको पूरे देश में क्या हो रहा है, कहां क्या घटनाएं घट रही हैं, उसको सभी प्रकार की जानकारियां तुरंत ही मिल जाती है ना। तो युवाओं पर वैश्वीकरण का नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक भी प्रभाव पड़ा। भैया सकारात्मक तो नौकरी है, चाकरी है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, इन सभी में अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन युवाओं पर वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, युवाओं पर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो भैया आज देखो जैसे हमारा खान पान बदल गया है ना। आज देखो युवा सबसे ज्यादा क्या कर रहा, वो पिज्जा खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है, वो चाउमीन खा रहा है, वो मान लीजिए वो बर्गर चाउमीन, यानी जो फास्ट फूड है आप लोग देखते नहीं। युवा सबसे ज्यादा आज भाई तुम सड़क के बाहर निकल जाओ तो चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, या जितने हमारे फास्ट फूड हैं। यानी आज क्या है भाई, वैश्वीकरण होने से जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनमें युवाओं का क्रेज बढ़ा ना। भैया कोई चाइनीज खा रहा है, कोई अलग अलग जो खाते नहीं लोग, यानी खान पान भी हमारा क्या हो गया, पूरी तरीके से बदल गया है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे हमारी संस्कृति भी बदल गई। आज जैसे लड़कियों की देखोगी तो भैया वो भी अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर का जो ड्रेसेस हैं उनको पहन रही, युवा भी आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की चीजों को पहने। यानी आज जो वैश्वीकरण होने से वैश्वीकरण का जो कल्चर का प्रभाव है सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है, युवा ही तो प्रभावित हो रहा है। अरे भैया बूढ़ा तो आदमी आज भी धोती कुर्ता पहन के घूम रहा है, जो 70 साल 75 साल का आदमी है। लेकिन जो 20-22 साल का, 25 साल के, 26 साल के जो लड़के हैं सबसे ज्यादा वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ा है, इन्हीं पर तो पड़ा है। जो लड़कियां 20 साल की, 22 साल की, 26 साल की, इनके कपड़ों की बात कीजिए, इनके पहनावे की बात करें, इनका खान पान करें, ये सारा जो परिवर्तन आया है वह वैश्वीकरण का ही प्रभाव पड़ा है। यानी आज हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, वह वैश्वीकरण से काफी प्रभावित है। आज आप देखा होगा आज हमारे जो त्यौहार हैं उसमें देखो बहुत सारे लोग भैया क्रिसमस मनाते हैं या विदेशियों के त्यौहार मना रहे हैं, हम उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारा युवाओं पर अगर आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण पे संस्कृति का प्रभाव, खान पान का प्रभाव, उठने बैठने का प्रभाव, बोलने का प्रभाव, भाषा के भी प्रभाव पड़ा ना। आज लोग देखो भाई कोई चाइनीज सीख रहा है, कोई जापानीज सीख रहा है, अलग अलग लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। इससे भी कह सकते हैं युवाओं पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है। उसी प्रकार से युवाओं पर देखोगे तो आज हमारा जो पहले का समाज था महिला और पुरुष में लिंग के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव करता था। लेकिन जब से वैश्वीकरण हुआ है, जब से ज्ञान और टेक्नोलॉजी है, तब से अगर आप देखेंगे तो पहले जितना परिवार में लड़का और लड़की को लेकर के लिंग के आधार पर जो पूरा भेदभाव होता था, आज वह भेदभाव कम हुआ। आज आप देखेंगे लिंग के आधार पर पहले महिलाओं को जो ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था या उनको रोजगार में उतना अवसर नहीं मिलता था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, जब से वैश्वीकरण हुआ है या ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तब से हम क्या देखते हैं, महिलाएं भी जाकर के भैया बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी जॉब पा रही हैं। यानी एक प्रकार से लिंग की जो दीवारें थी, यानी कह सकते हैं लिंग रूढ़िवादिता, ठीक है, यानी लिंग के आधार पर हमारे समाज में जो भेदभाव होता था, जब से वैश्वीकरण हुआ तब से लोगों की जो सोच है, जो मेंटालिटी है, उसमें भी परिवर्तन आया। युवाओं पर अगर बात करेंगे वैश्वीकरण का जो सबसे
प्रभाव नेगेटिव अगर आप लिखेंगे तो नेगेटिव में लिख सकते हैं सोशल मीडिया का जो प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है। जैसे मान लो कि आज के युवा जैसे भाई विदेशी खाना खा रहे हैं, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, इनके खाने से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, ये भी एक माइनस पॉइंट है। आप देखो तमाम तरह की बीमारियां भी भाई फैल रही हैं। हमारा जो संस्कृति है, कल्चर, वो पूरी तरह से क्या हो दूषित, यानी वैश्वीकरण का अगर आप देखेंगे तो युवाओं पर सबसे ज्यादा उन्हीं पर ही प्रभाव पड़ा। आप लोग देखते नहीं है कि आज हमारे देश के जो लोग हैं, वो जो जितने भी लोग आईआईटी में पढ़ते हैं, वो जाकर के कोई भाई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूके में जाकर के जॉब कर रहा है ना। तो कैसे जॉब कर रहा, वैश्वीकरण हुआ तभी तो जॉब कर रहा है। आज हमारे देश के जो लड़के हैं वो जाकर के दूसरे देश में एमबीए कर रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि वैश्वीकरण होने से हो रहा है। तो आज हमारे देश को युवा हैं, कह सकते हो, नौकरी पा रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, दूसरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर के अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां पर कोई अपना काम कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण से युवाओं पर काफी प्रभाव, कह सकते हैं संस्कृति कल्चर का सबसे ज्यादा प्रभाव युवाओं पर पड़ा है। टेक्नोलॉजी बदल गई। आज जो युवा सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आज देखो मोबाइल का यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। आज युवा एक जगह पर बैठ करके किसी दूसरे से भी क्या करता भाई, बातचीत कर लेता है। या कह सकते आज जो युवा भैया कि दिन भर, जैसे आप देखेंगे मेल और फीमेल की जो चैटिंग चलती रहती है, ये भी आप कह सकते युवा पर इसका एक कह सकते हैं प्रभाव पड़ा। आप दुनिया भर की, तो मैं बहुत सारी टिंडर उंडर नाम के तो मैं जानता भी नहीं हूं, आप देखोगे ना उसमें भाई लड़के जो कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, उन पर भी एक प्रकार का प्रभाव, जो जैसे आप देखेंगे इंस्टाग्राम कितना चलाते रहते, दिन भर फोटो खींच कर डालते रहते हैं। तो युवाओं पर सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। और सोशल मीडिया का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वह वैश्वीकरण का भी एक प्रभाव के रूप में हम उसको गिन सकते हैं ना। इसे नेगेटिव भी बहुत सारी चीजें हुए, तो इसको आप सकारात्मक रूप में ज्यादा और नकारात्मक यानी नेगेटिव पॉइंट आप दे, 1-2 पॉइंट जरूर, यानी युवाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसी को आपको क्या सबसे पहले भूमिका लिखनी है। भूमिका में बताना है कि वैश्वीकरण होने से युवाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, और इसका सबसे वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा लाभ युवा भी उठा रहे हैं। आप इसको हेडिंग बनाएंगे, फिर हेडिंग में एक एक पॉइंट लिखेंगे और हेडिंग बनाकर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे कि वैश्वीकरण का मूलतः तो हमें सबसे ज्यादा लाभ ही मिला, लेकिन उसकी कुछ हानियां भी हैं। तो कुछ हानियों के साथ इस पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में 7.4 जो है युवाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी को लिख करके आना है। एग्जाम में आने की जो चांसेज रहते हैं इसी क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। हेलो, देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, युवाओं में आक्रामकता, हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य। भैया युवाओं पर ना आक्रामकता का बहुत ज्यादा प्रभाव है, यानी युवा एक प्रकार से क्या रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, ठीक है। युवा जो एग्रेसिव रहता है उसका एक तो प्रभाव है कि उनके जीन्स का प्रभाव है, ठीक है। दूसरा हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, युवा भाई मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम युवाओं की बात करेंगे, जैसे युवा भाई एक तो परिवार का बोझा रहता है, परिवार की उम्मीदें रहती हैं, एक तो लड़के के ऊपर बहुत सारा लोग भार वार भी डाल देते हैं, तो इसका भी एक प्रकार से उनका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, आक्रामकता और हिंसा के सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य। पहला जो यानी युवाओं में जो हिंसा है, यानी युवा जो एक प्रकार से मार पिटैया करने के लिए या झगड़ा करने के लिए कह सकते हो, या उनमें बहुत ज़्यादा जो एग्रेशन होता है उसका एक जैविक प्रभाव है, यानी उनका या कह सकते हो कि उनका जीन्स ही ऐसा है या उनके हार्मोन का प्रभाव है कि उनको जो एक प्रकार से उनको आक्रामक बनाता है। पहले तो हार्मोन्स का प्रभाव है, जीन्स का प्रभाव है, या कह सकते हो उनका यही प्रकृति ने उनको ऐसा गढ़ रखा है कि एक प्रकार से उनमें एग्रेशन या आक्रामकता हम जिसे बोलते हैं, या लड़ाई करने के लिए, या मान लीजिए एग्रेशन में मोस्टली हम लड़ाई की बात करते हैं, यानी एक प्रकार से किसी भी बात को, देखो आपने नौजवान आदमी को देखा होगा ना, कोई छोटी सी बात हो जाती है तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो, नहीं एक प्रकार से युवा होते हैं उनमें जो एग्रेशन है उसका जैविक आधार है। दूसरा अगर आप देखें आक्रामकता का सिद्धांत, तो यहाँ पर जो आक्रामकता का सिद्धांत है सामाजिक सिद्धांत है और सामान्य आक्रामकता मॉडल। सामाजिक सिद्धांत का मतलब यानी समाज ने युवाओं को ऐसे ही बना रखा है, जैसे भैया युवा का समाज ने बता दिया है तुम तो मर्द आदमी हो, तुम तो नौजवान हो, ठीक है, या तुम तो मर्द को दर्द नहीं होता है, या मर्द लड़के यानी लड़के थोड़ी रोते हैं। इस प्रकार से समाज ने उनको ऐसा गढ़ रखा है या ऐसे बना रखा है कि वह एक प्रकार से बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं या बहुत ज़्यादा हमें एग्रेसिव दिखाई देते हैं, क्योंकि युवा को भैया बता दिया कि जो महिला है, जो लेडीज है, वो तो तुम्हारे
अंडर में है, या तो तुम्हारे क्या कह सकते हो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसमें भी हमें क्या दें, नहीं समाज ने युवा को यानी लड़के को ऐसे गढ़ रखा है, उससे भी युवाओं में आक्रामकता आना क्या है, स्वाभाविक है। यानी समाज में उनका पालन पोषण या उनकी देखभाल ऐसी की गई, या उनको परिवार में शुरू से ऐसा बताया गया तुम लड़के हो, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ठीक है। एक प्रकार से आप लोग देखते होंगे जैसे किसी लड़की की भाई मेरे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो लड़की को कैसे डांट देता है या धमका करके ए कर ओ कर ओ कर, क्योंकि उसको तो ये बता दिया ना कि जो जिससे तुमने शादी किया है वो तो तुम्हारी क्या एक प्रकार से प्रॉपर्टी मानी जाती है ना, जो है नहीं, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। इस प्रकार की जो बातें लड़कियों को बता दी गई हैं और लड़के को बता दिया कि भैया तुम तो पति परमेश्वर हो, ठीक है। अरे भैया जब उनको वो परमेश्वर ही है, परमात्मा ही, भगवान ही है, तो भगवान वैसे रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है। एक प्रकार से अगर आप आक्रामकता की बात करोगे, जैसे मान लो एक लड़के लड़की की शादी हो गई, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप सेक्सुअल की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे रिलेशन, अगर मैं फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूं तो जो युवा होता है उसमें एक प्रकार से एग्रेशन रहता है ना। मोस्टली लड़की तो कुछ कहती नहीं, लेकिन लड़का जो होता हर बात को कह सकता है। यानी युवाओं में जो एग्रेशन है, ठीक है, या जो हिंसा है, या वो जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, या कोई काम भी करने के लिए बहुत आगे रहते हैं भाई, ठीक है। जोश रहता है, लोग बोलते नहीं जवानी का जोश है, अभी नई जवानी चढ़ी है। लोग तुम सबने समाज में सुना होगा ना, अगर कोई लड़का है 20-22 साल का, अगर किसी को बूढ़े आदमी को बोल देता है, अगर मान लो उसको कुछ भी हो गया ना, तो बोलेगा बेटा अभी तुम्हारा जवानी का जोश है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अभी जवानी के जोश में बात करो, या गर्म खून है, इस प्रकार के लोग बातें बोलते हैं ना। तो यानी युवाओं में एक प्रकार से तो भाई जैविक है, शारीरिक रूप से यानी हार्मोन्स ही है, ऐसा होता। दूसरा हमारा समाज भी लड़कों को इस प्रकार से इनबिल्ट, यानी समाज भी उनको ऐसी शिक्षा दे रहा कि तुम तो लड़के हो, तुम तो बहादुर हो, मर्द को दर्द नहीं होता है, अरे लड़का रोता थोड़ी है। या समाज में उसको भैया बता दिया कि जो तुम्हारी शादी हो जाएगी वो तो तुम्हारे अंडर में वर्क करेगी, वो खाना बनाएगी, तुम कहोगे बैठेगी वो बैठेगी। अब तुम सबने इसको भी देखोगे ना, जब शादी होती है तो लड़के की उम्र मूलतः हम लोग ज्यादा रखते हैं, लड़की की उम्र कम रखते हैं समाज में। अगर मैं पूरी इंडियन समाज की बात करूं, इंडियन सोसाइटी की बात करूं, तो उसने लड़के की उम्र 2-4 साल या 5-6 साल, साउथ में जाओगे तो वहां पर 10-10, 12-12 साल लड़के उम्र में ज्यादा रहते हैं और लड़कियां कम रहती हैं। अरे भाई लड़के की उम्र इसलिए हम लोग ज्यादा रख रहे हैं, एक तो क्या भाई सेक्सुअल की बात है, क्योंकि लड़की जितनी कम उम्र की लड़के के लिए ज्यादा उपयोगी रहेगी। दूसरा हम क्या करते हैं, लड़की की उम्र इसलिए कम रखते हैं लड़की की, और लड़की ज्यादा रखते हैं क्योंकि लड़का जब ज्यादा एक्सपीरियंस का होगा, ज्यादा उम्र का 2-4 साल उससे बड़ा होगा, तो उस पर एक प्रकार से अधिकार या प्रभाव को जमा पाएगा, ठीक है। ये भी अगर आप यानी समाज लड़कियों को ऐसे बनाता है या उसको ऐसे सिखाता बताता। अगर मान लो भाई लड़कियों को तो हमेशा से बाहर जाने का, बाहर पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको उतना मौका नहीं मिलता। यानी जो एक प्रकार से जो युवा है उसका समाज, यानी युवाओं में जो एग्रेशन है, जो हिंसा है, या एक प्रकार से देखो लड़ाई झगड़ा करने के लिए युवा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। एक तो उनका भाई कह सकते कि हार्मोन का प्रभाव है कि उनमें एक प्रकार का एग्रेशन है, यानी अगर आप यानी कह सकते शारीरिक बनावट ही ऐसे है कि उनमें एग्रेशन दिखाई देता। दूसरा हमारा समाज, हमारी जो सोसाइटी है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती कि नहीं नहीं तुम तो ऐसा करना है, तुमको तो झुकना ही नहीं है, तुमको तो रोना ही नहीं है, ठीक है, या तुमको ऐसे करना। ये भी एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है क्या है, 8.5 आक्रामकता और हिंसा का। भाई जो युवा होता है वो आक्रामक क्यों होता है, हिंसा डिसाइड क्यों। एक तो व्यक्तिगत कारक हैं भाई, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है कि युवा आक्रामक हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, पर्सनली रीजन है। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, भैया समाज ने ही उसको ऐसे बना रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8.8, ठीक है। आक्रामकता और हिंसा का निर्धारक करने वाले सहायक कारक। पहले तो भैया कह सकते हो कि हार्मोन जीन का ऐसा प्रभाव है युवाओं पर। मैं लड़कों की बात करूं, युवा मतलब जब मैं बोलूं युवा बोलूं तो लड़का समझना, ठीक है, और जब मैं बोलूंगा न लड़की भी बोलूंगा, दोनों को मिक्स करके बोलूंगा, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं कि जो युवा हैं, मोस्टली लड़कियों को भी इसमें आप काउंट कर लीजिएगा, जो उगता एक व्यक्तिगत कारक है, यानी व्यक्तिगत रूप से कह सकते हो कि भैया उसमें गुस्सा है, या एक प्रकार से उसमें आक्रामकता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, पर्सनली भी हो सकता है। दूसरा समाज ने ही ऐसा बना दिया, उसको क्या बना दिया है, समाज ने ही बता दिया बेटा तुमको रोना नहीं है, ठीक है, या बता दिया मर्द को दर्द नहीं होता है, या तुम मर्द का मतलब यानी लड़के का मतलब ही ताकत होता है, मसल पावर होती है, बॉडी पावर होती है, ठीक है। यानी समाज का जो कारक है या संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो पुरुषों को इतना ज्यादा जो महत्व देता है, इसलिए पुरुष में एक प्रकार सा क्या आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है। वो भी ऐसे बताता ना, मैंने बताया ना भाई शादी होती है, उसमें मैंने बताया आपको एग्जांपल दिया कि शादी होती, पुरुष की
जो मेल है उसकी हम इसलिए मैरिज में अगर आप देखेंगे जो लड़का उसकी उम्र हम ज़्यादा इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक प्रकार से वो लड़की पर प्रभाव जमा सके। या आप तुम सबने देखा गाने भी वैसे प्रकार के बने हैं, भाई कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, और भाई देवता जब वो बन गया समाज भी एक प्रकार से उसको क्या कर रहा है उसी प्रकार से बना रहा है। आज हमारी जो अगर आप देखो हमारी जो सोसाइटी जो पूरा कल्चर है वो पुरुषों को महत्व देता है, हमारा समाज ही भैया पितृ प्रधान समाज है, तो लड़कों को इस प्रकार से समाज ही बनाता है, सोसाइटी बनाती है कि उनमें एक प्रकार से आक्रामकता या हिंसा के जो कारक होते हैं एक तो पर्सनली रीजन हो सकता है, हार्मोन का प्रभाव हो सकता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैविक कारक, इसलिए भी आक्रामक होते या हिंसक हो सकता है। दूसरा समाज सोसाइटी ही उसको ऐसे बना देती है, कल्चर ही ऐसा उसको बना देता है कि उसमें आक्रामकता और हिंसा होती है। तीसरा परिस्थितियां भी बना देती हैं, जैसे मान लो भाई कि लड़कों पर क्या होती है कि मूलतः घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर होती है, घर का पालन पोषण करना, घर को चलाना, किसकी जिम्मेदारी भाई घर को चलाना, यानी कह सकते हो कि परिस्थिति यानी स्थितियां, भाई कोई लड़का है तो घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, तो अगर वो पूरे घर को चलाता है तो एक प्रकार से मैं पूरे घर को कमा धमा के तो मैं लाता हूं, घर को तो मैं चलाता हूं, तो उसमें भी एक प्रकार की आक्रामकता बनी रहती है। तुम सबने देखा ना भाई अगर मान लो कि एक लड़की है लड़की की शादी होगी, लड़की दिन भर घर में रहती काम करती है, लड़का बाहर कमा धमा के लाता है, तो उसको आकर के बोले अरे तुम तो घर में बैठी रहती हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, हम तो इतना काम करके, उसमें एक प्रकार का डेडिकेशन रहता ना, आगे ही बोलेगा जैसे मैं गेट पे ही पहुंचेगा गेट फटाफट खोल दे, ऐसे बोलता है ना, यानी मान लो उसको नौकरी पर जाना है तो सारे काम वो लड़की ही ला करके यानी उसकी जो वाइफ है वही सारे काम करेगी, भाई उसको कब नहाना है, कब धोना, कब उठना, कब बैठना, उसको खाना बना करके देगी, टाइम से बता इतना बज गया है उठ जाइए, इतना बज गया चले जाइए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे परिस्थितियां ही बना देती हैं, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी किस पर है, लड़कों पर होती, परिवार का जो पालन पोषण है, परिवार का जो खर्चा चलाना है किस पर होती, परिस्थितियां। इस प्रकार से उसमें भी क्या होती, इस परिस्थितियों के कारण भी कह सकते हैं, यानी परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं कि जिससे युवाओं में आक्रामकता और हिंसा वाले जो कारक होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला बात करें कि युवाओं में जो हिंसा है, जो आक्रामकता है, जो एग्रेशन है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। भाई एग्रेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के जरिए, भाई उनको अगर मान लो हम ज्यादा से ज्यादा समझाएंगे बुझाएंगे, या उनका अगर मानसिक स्वास्थ्य अगर ठंडा दिमाग रखें, भाई ठीक है, लोग आदमी का जैसे कोई आदमी गुस्सा कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, लोग आदमी बोलते हैं भाई रुक जाओ शांत कर देता है ना, उसी प्रकार से करें कि अगर युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य को अगर हम प्रोत्साहन, यानी युवा एक प्रकार से कह सकते हैं मेंटली रूप से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, भैया परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। युवा लड़का जब होता है तो उसको घर वाले पहले से पैसा कमाने की मशीन मान लेते हैं। अगर किसी का लड़का 20-22 साल का, 24 साल का, 25 साल का, 26 साल का हो गया है, नौकरी नहीं करता, तो घर वाले उसके बेचारे की इज्जत तक नहीं करते हैं। सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा होता तो युवाओं पर एक प्रकार क्या कहता है, इसका मानसिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको पहले से पता है क्योंकि कल मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे पूरा घर चलाना है। ठीक है, या इससे भी कहता हूं उसका जो माइंड होता है डिस्टर्ब हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर हम युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य को अगर हम ठीक रखें तो जो युवा में जो भैया आक्रामकता है या इन प्रकार की जो चीजें हैं, या एक प्रकार से जो हिंसक हो जाता है, मार पिटैया कर लेता है, तो मार पिटैया कम करेगा अगर हम उसके स्वास्थ्य को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो यही चीजें इसमें अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो 8.5 जो है क्या है, 8.5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे 8.4 भी है, आक्रामकता और हिंसा के पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और 20 नंबर का आएगा। और 20 नंबर के लिए ना आपको ना और भी थोड़ी बहुत हेडिंग बना करके आप बना करके भी लिख सकते हैं सर, लेकिन रिलेटेड लिखना, बाहर का मत लिख देना। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 में यही है, आक्रामकता, यानी युवा जो है उनमें आक्रामकता हिंसा वाले जो आक्रामकता क्यों आ जाते हैं, हिंसक क्यों हो जाते हैं, तो भैया परिस्थिति बना देती है, घर की परिस्थिति है, या कह सकते हो उन पर नौकरी पाने का बोझा बना रहता है, भाई जॉब कर लो, नौकरी कर लो, परिवार वैसे उनको पैसा कमाने की मशीन समझता। दूसरा कह सकते हो कि युवाओं पर एक प्रकार से अगर आप देखेंगे समाज ने भी, सोसाइटी ने उनको ऐसे बना रखा है, या कह सकते हैं उनको जो हार्मोन्स का या जैविक प्रभाव है, इन कारण से कह सकते हैं युवाओं में आक्रामकता और हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य, अगर युवाओं का अगर हम मानसिक स्वास्थ्य सही रखें तब उनको उनमें जो हिंसक प्रवृत्ति है, जो आक्रामकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है,
हेलो, चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 क्या है? कामकाज निजी जीवन संतुलन। यानी भैया जो कामकाज है, जो काम है और जो युवा हैं भैया काम काज और अपने पर्सनल लाइफ में संतुलन नहीं बना पाते हैं। भैया बाहर भी कमाता है, घर भी आकर के देखता है, तो किस प्रकार से वो लोग अपना संतुलन बनाएं। ठीक है, साम्यता तथा समानता संबंधी चुनौतियां क्या होती हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में अगर आप देखेंगे मूलतः ये काम काज की बात करता है। ठीक है, काम काज, जैसे मान लो युवा हैं तो काम, भाई बाहर भी कमाता धमाता है, ठीक है, घर को भी चलाता है, तो कई बार तुमने देखा कि परिवार को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, परिवार को समय नहीं देता है। यानी हम अपने काम काज में, यानी वर्क हमारा जो है और हमारा जो पर्सनल लाइफ है, इसमें एक संतुलन बनना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो भाई मेरे, अगर किसी लड़की की शादी हो गई है, ठीक है, अगर मान लो अपने परिवार को टाइम नहीं देता है, परिवार को समय नहीं देता है, तो लड़की भी क्या भड़की रहेगी, बिदकी सी रहेगी। आप मानते हो ना, भाग जाएगी भाई मेरे। मूलतः तो हरियाणा में तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मान लो सिंपल से अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो किसी की शादी हो गई, ठीक है, अगर वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पा रहा, टाइम नहीं दे पा रहा फैमिली को, तो क्या करेगी, क्या बेचारी, वो तो चली जाएगी छोड़ करके। मूलतः तो यही होगा ना भाई, पहले तो नहीं होता, लेकिन आज तो वो तो एक मान लो 1-2 महीना देखेगा आदमी, नहीं तो करेगा ही कोशिश ना। तो कह रहा है कि हमारा युवाओं का जो काम काज है, यानी जो काम करते, जो नौकरी चाकरी करते हैं, और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, यानी हमारा जो काम है और हमारी जो पर्सनल लाइफ है, इसमें एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई ऐसा युवा हो भैया दिन भर नौकरी के पीछे घूम रहा, नौकरी के पीछे ही भाग रहा है, तो ये सही नहीं है। अगर मान लो सिर्फ परिवार में लगा पड़ा तब भी नहीं सही, यानी दोनों में हमें संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यानी युवा अगर मान लो अगर किसी की भैया नौकरी लग जाती है, काम करने लग जाता है, तो अपने काम को भी टाइम दे और अपने फैमिली को भी टाइम दे। अगर वो दोनों को टाइम देगा तो उसका जो लाइफ है, जो जीवन है, अच्छे तरीके से चलेगा, अच्छे से चलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि अगर वो नौकरी को ज्यादा टाइम देता है तो परिवार में झगड़ा होता रहेगा, ठीक है, परिवार में कलासी मची रहेगी, परिवार में आएगा, घर में आएगा तो लड़ाई होती रहेगी, तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिस्टर्ब हो सकता है। अगर मान लो कि अगर वो परिवार को बहुत ज्यादा टाइम देता है, जैसे मान लो अगर कोई आदमी परिवार को बहुत ज्यादा टाइम देगा तो नौकरी वाले बोलेंगे तो भैया तुम जा करके परिवार ही देख लो, नौकरी वाले निकाल देंगे। तो कहने का मतलब कि जो युवा है वो अपनी नौकरी में यानी वर्क में भी और अपने परिवार में यानी निजी जीवन में भी, दोनों में संतुलन बना करके रखना बहुत जरूरी है। शादी होने के बाद अगर वो वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा तो वो चली जाएगी, अगर नौकरी में सही समय नहीं देगा तो नौकरी वाले निकाल देंगे। तो भैया दोनों में हमें क्या करना है, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जैसे मान लो माँ बाप है, माँ बाप को भी टाइम दे, अपने बीवी बच्चों को भी समय दे, और नौकरी जो जिस काम को करता है उसमें भी समय उसको देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि नौकरी करने जाता है उसका पूरा मन जो है घर में ही लगा रहता है, घर में क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, या इस प्रकार से ना। यानी दोनों में हमें एक संतुलन या कह सकते बैलेंस बना करके चलना बहुत जरूरी है। अगर नौकरी को बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो घर में कला मचेगी, घर में झगड़ा होता रहेगा, घर में बवाल हो जाएगा। अगर मान लो घर पे ध्यान दोगे तो नौकरी में वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में जो संतुलन है, जो काम है, जैसे तुम लोग देखते नहीं होगे बहुत सारे जो लोग नौकरी करते हैं, हमेशा उन पर दिक्कत बड़ी बनी रहती, भैया घर भी संभालना है, नौकरी भी संभालना है, तो उसमें संतुलन बन नहीं पाता है। ठीक है, तो ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है कि क्योंकि मोस्टली जो युवा है उसको तो भाई काम करना जरूरी है। ठीक है, तो काम करना तो पड़ेगा ही, और घर को भी संभालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे भाई मेरे को आप सबको पढ़ाना भी रहता है, ठीक है, अरे मुझे खाना भी है, खाना पीना और भी चीजें लगती हैं, भाई सोना भी रहता है। तो इन चीजों में अगर मैं संतुलन नहीं बनाऊंगी तो मैं क्लास कैसे आकर पढ़ूं। अगर मान लो अगर मैं देखो रात में 1 बजे तक मैं जगा, ठीक है भाई, रात में 1 बजे तक मैंने क्लास पढ़ाई और 1 बजे से मैंने 7 बजे उठा हूं, 7 बजे के बाद पढ़ा, तो भाई अगर मैं सोऊंगा नहीं, अगर खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तो आप लोगों को आकर के कैसे बोलूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। तो भाई हर दोनों चीजों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। चाहे मेरा काम है आपको आके पढ़ाना, आपको क्लास प्रोवाइड करवाना है, मेरा काम है, ठीक है, लेकिन साथ साथ मेरा जो परिवार है, जो मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, भैया मुझे भी तो समझ चाहिए, भाई मुझे भी नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, सोना, इन चीजों में अगर मैं संतुलन नहीं बनाऊंगा तो भाई एक प्रकार से भैया मैं पागल हो जाऊंगा। आपसे अगर मान लो अगर मैं नहीं सोऊंगा, अगर मेरा माइंड दिमाग अगर रिलैक्स नहीं रहेगा तो मैं कैसे आकर के क्लास को पढ़ा दूंगा ना। तो उसी प्रकार से जो युवा है वो भी अपने काम में और अपने पर्सनल लाइफ में अगर बैलेंस नहीं बना करके चलेगा तो
चुनौती आएंगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। भाई तमाम तरह की समस्या आएंगी, माँ बाप भी नाराज होंगे। अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा नौकरी पर ध्यान दे रहा, माँ बाप को देख ही नहीं रहा है, न उनकी दवाई देखता है, न उनसे कभी बात करता है, तो माँ बाप भी एक प्रकार से माँ बाप में भी बड़ा रह जाते, पूरा दिन नौकरी के पीछे भागा रहता है, हम लोगों से बातें नहीं करता, हम लोगों के पास भी आकर के 2-4 मिनट बैठ ले। अगर बच्चों को टाइम नहीं देगा तो बच्चे बोलेंगे पापा तो पता नहीं नौकरी के पीछे। बच्चों को भी टाइम देना जरूरी है, शादी हो गई तो उसको भी, जो वाइफ है उसको भी समय देना जरूरी है। यानी कहने का मतलब कि अपने काम काज में और निजी जीवन में, ये मोस्टली मैं मैरिड वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जैसे मैं अपनी बात करूं, अरे भाई जैसे मैं आपको आकर के पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी थोड़ा बहुत समय चाहिए रिलैक्स करने के लिए दिमाग को, या नहाना है, खाना है, या भाई सोना है। तो अगर इन चीजों में अगर संतुलन नहीं बनाएंगे, यानी हम अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने काम में संतुलन नहीं बनाएंगे, तो तमाम तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आकर के खड़ी हो जाएंगी। जैसे मैं बोला कि अगर मान लो अगर मैं नहीं सोऊंगा तो क्लास में आकर का पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे बार बार नींद आएगी, ठीक है, या मेरा मन पता नहीं कैसे, या मेरा मन नहीं लगेगा बार बार। अगर मान लो, अगर एक बात बताओ, अगर कोई नौकरी करता है, ठीक है भाई, आपने नौकरी करके आए हो, घर पर भी आपको कला मची, आप सोए नहीं, तो नौकरी पर जाओगे तो आपको नींद आएगी, वही टेबल पर भी झूल झूल करके गिरोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप काम को भी नहीं कर पाओगे, काम नहीं होगा। अगर मान लो कि नौकरी को बहुत ज्यादा तुम प्रायोरिटी देते हो तो घर में लड़ाई मची रहेगी। तो कहने का मतलब कि भैया अगर घर संभालोगे तो नौकरी जाएगी, नौकरी संभालोगे तो घर जाएगा। तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और जो भी आदमी दोनों में बैलेंस नहीं बनाता है उसके लिए गंभीर चुनौती होती है। नौकरी संभालोगे तो बीवी भाग जाएगी, बीवी संभालोगे तो नौकरी भाग जाएगी। तो दोनों में एक प्रकार से अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे, घर परिवार को नहीं संभालेंगे और अपने लाइफ को नहीं, नौकरी को नहीं, दोनों को संभालना बहुत जरूरी है। दोनों में एक बैलेंस बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसी को लेकर के यहां पर बातें की गई हैं, मूलतः यही है। इसमें जो चुनौतियां किस प्रकार की आती हैं, भैया काम करते हैं निजी कामकाज में चुनौतियां, मैंने बताया नहीं, बहुत सारे चैलेंज है। चैलेंज सबसे बड़ा यही है ना, दोनों में हम बैलेंस कैसे रखें, मूलतः चैलेंज यही आता है, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी को हेडिंग बना करके, इसी को पॉइंट बना करके, इसी को डाल करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर, मैंने आपको सारी पूरी बुक पढ़ा दी। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक मैंने पहला वीडियो बना रखा, आप उसको देख लेंगे तो उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये दूसरा वीडियो है, इसको भी अगर आप पूरा देख लेंगे तो इससे भी आपको क्या होगा, पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक जो आपका BPCG 172 है, इसमें मैंने लगभग पूरी आपको किताब पढ़ा दी है। आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में जा करके आप हेडिंग बना करके, भूमिका, निष्कर्ष लिख करके और आराम से हेडिंग बना करके, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन आना इस पेपर में, ठीक है। और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 4 पन्ने लिखने हैं, ठीक है, और पांचों के पांचों क्वेश्चन लिख करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, चाहे यानी रिलेटेड लिख करके आना, बुक से रिलेटेड। इतना पूरी मैंने किताब पढ़ के जा रहे हो तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ ऐसा आ जाए जो आप लिख ना सकें। तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चन लिख करके आएंगे तो आपको मैं जरूर कह सकता हूं अच्छे मार्क्स जरूर मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना है, एग्जाम को बिल्कुल शांत दिमाग से लिख करके आना है, ठीक है।